अस्सलाम वालेकुम। होप यू आर डूइंग वेल। हमने ब्लॉक 8 की कोर्स भी स्टार्ट की थी, जिसमें आज हम पैथोलॉजी के प्रैक्टिकल्स करेंगे। पैथो के प्रैक्टिकल्स में ज़्यादातर पिक्चर्स हैं, तो हम ये प्रैक्टिकल नोटबुक से देखते हैं। पहले है इन्फेक्शियस डिजीजेस। अब इसके अंदर जितने भी प्रैक्टिकल है उसको हम वन बाय वन देखते हैं। तो जो पहला प्रैक्टिकल है उनमें उन्होंने कहा हुआ है कि इंटरप्रेट करें कि ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म है, उसका बताना है और साथ में एक एक एग्जाम्पल देनी है। तो ऐसे करके जैसे यहाँ पे पिक्चर्स बनी हुई हैं, स्लाइड्स की पिक्चर आ सकती है आपको और आपने बताना होगा कि ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है और साथ में उसकी एग्जांपल देनी होगी। तो जो लेवेंसन की पिक्चर है, स्लाइड्स की जो भी पिक्चर्स थी वहाँ पे, वो मैंने पिन कमेंट में लगा दी है, वहां से देख लीजिएगा। तो जो फर्स्ट प्रैक्टिकल था उसमें आपने बस पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करना था और साथ में ऑर्गेनिज्म का नाम लेना था। तो ये तो पिक्चर्स देख लेंगे आप। फिर आ जाती है कल्चर सेंसिटिविटी रिपोर्ट। कल्चर सेंसिटिविटी रिपोर्ट हमें क्या बताती है? हमें बताती है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करती है और साथ में ये भी बताती है कि वो किस एंटीबायोटिक से रेसिस्टेंट है और किस एंटीबायोटिक से सेंसिटिव है। जैसे यहाँ पे देखेंगे एक रिपोर्ट बनी हुई है, यहाँ पे ग्राम नेगेटिव रॉड था, साथ में बताया हुआ है कि वो कौन सी एंटीबायोटिक से सेंसिटिव है और कौन से रेसिस्टेंट है। सेंसिटिव के लिए एस लिखा हुआ है और रेसिस्टेंट के लिए आर लिखा हुआ है। तो ये होती है कल्चर सेंसिटिविटी रिपोर्ट। अब हम इसको बनाते कैसे हैं? इसके लिए हम एक सैंपल ऑफ फ्लूइड लेते हैं या कोई टिश्यू लेते हैं पेशेंट से, या ब्लड ले लेते हैं, कुछ भी हमने पेशेंट से लिया, साथ में हमने बैक्टीरिया को उसके अंदर इनोकुलेट किया। अगर बैक्टीरिया ग्रो कर गया तो उसका मतलब है कि टेस्ट पॉजिटिव है, और अगर बैक्टीरिया ग्रो नहीं किया तो टेस्ट नेगेटिव होगा। लेकिन अगर पॉजिटिव आ जाए तो ये रिपोर्ट हमें ये भी बताती है कि कौन से टाइप का ऑर्गेनिज्म है, यानी कि ग्राम पॉजिटिव रॉड है, ग्राम नेगेटिव रॉड है, ग्राम पॉजिटिव कोकाई है, ग्राम नेगेटिव कोकाई है, कैसा है ऑर्गेनिज्म, और साथ में उसके रेसिस्टेंट पैटर्न भी बताते हैं कि वो कौन से एंटीबायोटिक से सेंसिटिव है और कौन से एंटीबायोटिक से रेसिस्टेंस है। तो जो रिपोर्ट होती है वो हमें यूज हम कैसे करते हैं? एंटीबायोटिक को डिटरमाइन करने के लिए इसको यूज करते हैं, और हमें इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के अंदर हेल्प होती है, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि कौन सा बैक्टीरिया है। अगर रिपोर्ट ना हो तो हमें पता ही नहीं चले कि वो बैक्टीरिया इस एंटीबायोटिक से रेसिस्टेंट है और हम वो एंटीबायोटिक दे जाएं। तो इसके लिए हमें कल्चर सेंसिटिविटी रिपोर्ट की जरूरत होती है। फिर आगे आ जाता है एंटीबायोग्राम। अब जो एंटीबायोग्राम होता है ना, उसमें इस तरह से एक फिगर बनी होती है और हमने देख के बताना होता है कि जो बैक्टीरिया है वो कौन कौन सी एंटीबायोटिक से सेंसिटिव है और कौन कौन सी एंटीबायोटिक से रेसिस्टेंट है। यहाँ पे ऊपर डिफरेंट तरह की एंटीबायोटिक्स लिखी हुई है, यहाँ ऑर्गेनिज्म के नेम्स लिखे हुए हैं और दरमियान में कलर्स हैं। अब तो ये जो एंटीबायोग्राम होते हैं ना, इसमें डिफरेंट तरह के कलर्स दिए होते हैं। अब जो ग्रीन कलर है ना, वो शो कर रहा है कि वो ऑर्गेनिज्म इस एंटीबायोटिक से सेंसिटिव है, और अगर येलो कलर होगा तो उसका मतलब है कि इस एंटीबायोटिक से इंटरमीडिएटली सेंसिटिव है, थोड़ा कम है लेकिन सेंसिटिव है। और जो रेड कलर है तो इसका मतलब होगा कि ये रेसिस्टेंट है। अब हमें ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि हमें कोई ऑर्गेनिज्म दिया हो और हमें इंटरप्रेट करके बताना हो कि कौन कौन सी एंटीबायोटिक से वो सेंसिटिव है, किससे इंटरमीडिएटली सेंसिटिव है और किससे रेसिस्टेंट है। जैसे हम यहाँ पे एसिट्रोबैक्टर की एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखें, एसिट्रोबैक्टर में हमें क्या नजर आ रहा है? एमिकस जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन के वैल्यूज क्या है? ये येलो कलर है, यानी कि ये इससे इंटरमीडिएटली सेंसिटिव है। मीरोपेनम से भी इंटरमीडिएटली सेंसिटिव है। तो फाइम से क्या है? रेड कलर हमें नजर आ रहा है, तो इसका मतलब है ये इससे रेसिस्टेंट है। फिर सिफिजिडाइन जो है वो येलो है, सेप्टेक्सोन रेड है। इस तरह करके हमने एक लिस्ट प्रिपेयर करनी होगी। 3 ब्लॉक्स बनाएंगे, जैसे यहाँ पे 3 ब्लॉक्स बने हुए ना, ऐसे करके 3 ब्लॉक्स बनाएंगे। बैक्टीरिया का नाम लिखेंगे, साथ सेंसिटिव लिखेंगे कि इस एंटीबायोटिक से सेंसिटिव है, देख के लिखना है, और साथ में उस इंटरमीडिएट सेंसिटिव किस किस एंटीबायोटिक से और रेसिस्टेंट किस किस एंटीबायोटिक से। तो इस तरह करके हम एंटीबायोग्राम को इंटरप्रेट कर सकते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या होता है? ये हमें बताता है कि सस्केप्टिबिलिटी ऑफ बैक्टीरिया टू वैरायटी ऑफ एंटीबायोटिक्स। वही बात कि एंटीबायोटिक किस किस एंटीबायोटिक से बैक्टीरिया सेंसिटिव है, किससे रेसिस्टेंट है, और फिर हमें इससे ट्रीटमेंट करने के लिए आसानी होती है। तो ये देख लेना है आपने। फिर आ जाते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ मीडिया कल्चर्स। सबसे पहले सिंपल मीडिया। जो सिंपल मीडिया होता है उसके अंदर हम डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म को ग्रो करा सकते हैं। उसमें क्या होता है? सिर्फ न्यूट्रिएंट ग्रोथ होता है, जो कि ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराने के लिए जरूरत है। तो अगर ऐसी कोई पिक्चर आएगी तो पता चल जाना चाहिए कि न्यूट्रिएंट ग्रोथ है। फिर आ जाते हैं इनरिच मीडिया। जो इनरिच मीडिया होता है उसमें न्यूट्रिएंट ग्रोथ भी होता है ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराने के लिए, साथ में कोई ग्रोथ प्रमोटिंग फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि ब्लड है और चॉकलेट अगार है। यहाँ पे देखें, ये जो ब्लड अगार है, चॉकलेट अगार है, ये क्या होते हैं कि इनरिच मीडिया होते हैं। जो ब्लड अगार होता है इसमें न्यूट्रिएंट ग्रोथ भी होता है, ब्लड होती है और अगार होता है। और जो चॉकलेट अगार है ना, वो ब्लड अगार को 70 डिग्री सेल्सियस पे हीट करने से बनता है। तो कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ब्लड अगार पे ग्रो करते हैं और कुछ चॉकलेट अगार पे। की एग्जांपल्स क्या क्या है? ब्लड अगार पे डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। चॉकलेट अगार पे निजीरिया स्पीशीज, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा,
स्ट्रेप्टोकोकस नमूने ग्रो कर सकते हैं। तो एक एक एग्जाम्पल करने काफी हो जाएगी। फिर आ जाते हैं डिफरेंशियल मीडिया। डिफरेंशियल मीडिया दो तरह के बैक्टीरिया के अंदर डिफरेंस करते हैं, यानी कि जो मीडिया है ना उसका कलर चेंज हो जाता है तो पता चल जाएगा कि कौन सा बैक्टीरिया। तो जो डिफरेंशियल मीडिया होते हैं उनके अंदर इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे कि लैक्टोज है। एग्जाम्पल ले लें कि लैक्टोज है मकोन के एगर के अंदर और क्लैड एगर के अंदर। अब जो ऑर्गेनिज्म तो लैक्टोज फर्मेंटर्स होंगे वो कॉलोनी का कलर चेंज कर देंगे, लेकिन जो नहीं होंगे वो नहीं कर सकेंगे। जैसे कि मकोन की एगर में देखें तो ये नेगेटिव रॉड्स को आइडेंटिफाई करता है लैक्टोज फर्मेंटेशन के बेस पे। तो जो लैक्टोज फर्मेंटर्स होते हैं वो पिंक कलर की कॉलोनीज प्रोड्यूस करते हैं, फॉर एग्जांपल ई कोलाई। लेकिन जो लैक्टोज फर्मेंटर नहीं होंगे उसमें इसका कलर पिंक नहीं होगा, उसमें ये कलरलेस होंगी। तो हमें पता चल जाएगा कि ये लैक्टोज फर्मेंटर है या नहीं है मैगॉन की एगर के ऊपर। फिर है क्लैड एगर। क्लैड एगर में भी सेम, ये उन ऑर्गेनिज्म को डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस कराते हैं। तो अगर ऑर्गेनिज्म लैक्टोज फर्मेंटर हुआ तो येलो कॉलोनीज प्रोड्यूस होगी, लेकिन यहाँ पे डीप ब्लू हो रही है, इसका मतलब है कि वो नॉन फर्मेंटर है, जैसे कि प्रोटीज स्पीशीज। तो इस तरह करके आ सकते हैं। जैसे पिक्चर दी हो कि कौन सा अगार है तो हमें पता चल जाएगा कि क्लेड अगार है। अब पूछा हो कि लैक्टोज फर्मेंटर है या नहीं है, अब ये ब्लू कलर की कॉलोनी है तो पता चल जाना चाहिए कि लैक्टोज फर्मेंटर नहीं है। फिर कुछ सिलेक्टिव मीडिया भी होते हैं जो एक टाइप ऑफ बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए यूज होते हैं। जो पहले हमने पढ़े वो डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए यूज होते हैं, लेकिन जो सिलेक्टिव होते हैं वो एक ही बैक्टीरिया के लिए, एक तो बैक्टीरिया के लिए स्पेशल होते हैं। जैसे कि एल्जे मीडियम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के लिए, और टीसीबीएस विब्रियो कोल्रा को ग्रो कराने के लिए यूज होता है। तो ये नाम आ सकते हैं कि एल्जे मीडियम कौन से बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए यूज होता है और टीसीबीएस मीडियम कौन से बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए यूज होता है। तो एक एक एग्जाम्पल देख लेनी है। फिर आ जाता है ट्रिपल शुगर आयरन टेस्ट। ये इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि ये जो मीडिया है ना इसमें 3 शुगर्स होंगी। 3 शुगर कौन कौन सी? ग्लूकोज है, सुक्रोज है और साथ में लैक्टोज है। आगे है आयरन, तो आयरन भी होगा इस मीडिया के अंदर। तो ये मीडिया बताएगा कि कौन सा ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज कर सकता है इन शुगर्स को। एलसीसी टेस्ट ट्यूब्स होती हैं, इसके अंदर ये मीडिया है। ये जो टेस्ट ट्यूब होती है ना इसके अंदर 2 चीजें होती हैं, एक तो इसकी बेस होती है और दूसरी इसकी स्लोप होती है। इन दोनों के कलर से हमें पता चलेगा कौन सा बैक्टीरिया ग्लूकोज, सुक्रोज और लैक्टोज को फर्मेंट कर रहा है, कौन H2S प्रोड्यूस कर रहा है और कौन गैस प्रोड्यूस कर रहा है। अगर किसी शुगर को फर्मेंट नहीं कर रहा तो रेड कलर होगा, जैसे यहाँ पे रेड है। तो अगर ग्लूकोज को फर्मेंट कर सकता हो तो येलो कलर होगा, जैसे यहाँ पे येलो है। अगर ग्लूकोज के साथ साथ सुक्रोज और लैक्टोज को भी फर्मेंट कर रहा है तो स्लांट भी उसकी येलो हो जाएगी। और जो ब्लैक कलर है ये हमें बताता है कि H2S की प्रोडक्शन हो रही है। और अगर बबलिंग होगी, टेस्ट ट्यूब के अंदर अगर बबलिंग होगी तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को डिटेक्ट कराएगा। तो इस तरह फिगर्स दी जा सकती हैं और हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा बैक्टीरिया है और कौन कौन से शुगर को फर्मेंट कर रहा है। अब डिफरेंट बैक्टीरियाज की लिस्ट आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होगी। फिर आ जाता है सिट्रेट यूटिलाइजेशन टेस्ट। इसका प्रिंसिपल क्या है? तो ये सिट्रेट यूटिलाइजेशन टेस्ट होता है, ये डिटेक्ट करता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म सिट्रेट को यूज कर सकता है और कौन सा ऑर्गेनिज्म यूज नहीं कर सकता। तो जो ऑर्गेनिज्म सिट्रेट को यूटिलाइज कर सकता होगा तो वो क्या करेगा, वो मीडियम का कलर चेंज कर देगा। तो जो नॉर्मल मीडियम का कलर होता है ना सिट्रेट यूटिलाइजेशन टेस्ट के अंदर, वो ग्रीन होता है। अगर कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म हम इस मीडिया के अंदर डालें जो सिट्रेट को यूटिलाइज कर सकता हो तो इस कॉलोनी का कलर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा कि ये कोई ऐसा बैक्टीरिया है जो सिट्रेट को यूटिलाइज कर सकता है, जैसे कि क्लेस्ट्रेला नमूनी है। अगर कलर चेंज नहीं होगा तो नेगेटिव रिजल्ट है, अगर ग्रीन से ब्लू हो जाएगा तो मतलब कि पॉजिटिव है। तो ये कलर्स याद रखने हैं कि ये कलर्स कौन से टेस्ट में होते हैं और कौन से बैक्टीरिया कलर्स को चेंज करा सकता है। फिर आ जाते हैं यूरिएज टेस्ट के ऊपर। ये यूरिएज टेस्ट भी सेम है, ये भी डिटेक्ट करता है प्रेजेंस ऑफ द यूरिएज को। अगर किसी बैक्टीरिया के अंदर यूरिएज एंजाइम प्रेजेंट है तो जब हम उसे मीडिया में लगाएंगे तो वो कलर चेंज कर देगा। तो नॉर्मल यूरिएज टेस्ट के लिए मीडिया यूज होता है ना, उसका कलर होता है येलो। लेकिन अगर कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म हो जिसमें यूरिएज हुआ, वो क्या करेगा, वो कॉलोनी का कलर चेंज कर देगा और उसको पिंक कर देगा कि ये ऑर्गेनिज्म यूरिएज एंजाइम को प्रोड्यूस कर सकता है। अब इन दोनों टेस्ट में हो क्या रहा है, असल में पीएच चेंज हो रही है। जो ऑर्गेनिज्म है वो पीएच चेंज कर रहा है मीडियम की, तो इस वजह से कलर चेंज हो रहे हैं। तो ये 2 टेस्ट हो गए। उसके बाद है ब्लड कल्चर बोतल। ब्लड को कल्चर करने के लिए कौन कौन सी बोटल्स यूज होती हैं? तो 2 तरह की बोटल्स होती हैं, एक एयरोबिक होती है और एक एनारोबिक होती हैं। इन बोटल्स के अंदर क्या क्या कंटेंट होते हैं? इनमें न्यूट्रिएंट ग्रोथ होता है ताकि हम बैक्टीरिया को ग्रो करा सकें, और एंटीकोगुलेंट्स भी होते हैं। अगर एंटीकोगुलेंट ना हो और ब्लड डालें हम इसके अंदर तो क्या करेगा, वो कोगुलेट कर जाएगा
तो न्यूट्रन ग्रोथ होगा, एंटीकोगुलेंट्स होंगे। साथ में जो एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं उनके लिए एनारोबिक पोर्टल यूज होती है और उसके अंदर ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी। और जो एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं उनके लिए एरोबिक पोर्टल यूज होगी और उसमें ज्यादा ऑक्सीजन होगी। अब इसके अंदर कल्चर करने का प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले हम इसकी कैप को रिमूव करेंगे और इसको वाइप करेंगे अल्कोहल पैड से और फिर इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। एक सिरिंज ली, हमने ब्लड कलेक्ट किया, कितना 8 to 10 मिलीलीटर। तो पहले डाला हमने एरोबिक बोतल में, फिर डाला हमने एनारोबिक बोतल में। तो इस तरह से कल्चर हो जाता है। अब ये 3 तरह की बोतल्स हैं। तो ये जो येलो टॉप वाली है ना, ये बच्चों के लिए यूज हो रही है, पीडियाट्रिक एरोबिक के लिए। इसके अंदर कितना ब्लड आएगा? 0.5 to 4 मिलीलीटर। और जो ग्रीन टॉप वाली है वो एडल्ट एरोबिक के लिए और ऑरेंज टॉप वाली एनारोबिक के लिए यूज हो रही है। एरोबिक के लिए दोनों के अंदर, एडल्ट के अंदर और बच्चों के अंदर डिफरेंट बोतल्स हैं, लेकिन एनारोबिक के लिए सेम ही ऑरेंज टॉप वाली बोतल है। तो ये हो सकती है बॉटल्स। अब इसकी भी पिक्चर बनी आ सकती है कि ये क्या चीज है, तो बता देना ये ब्लड कल्चर की बोतल है और कौन सी बोतल किसके लिए यूज हो रही है। फिर आ जाते हैं एनारोबिक जॉर। एनारोबिक जॉर हम क्यों यूज करते हैं कि ये जो एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं उनको हम ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट दे दें। जो एनारोबिक बैक्टीरिया होगा, अगर किसी ऐसी चीज के अंदर उसको ग्रो कराने की कोशिश करेंगे जिसमें ऑक्सीजन है तो वो ग्रो नहीं करेगा। तो उसके लिए बनाए हैं हमने एनारोबिक जॉर्स जो ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट प्रोवाइड करनी है बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए। अब ये देखें, ये एक जॉर है, इसके अंदर क्या क्या होगा? हम इसमें डालेंगे इनोकुलेटेड प्लेट्स और साथ में एनारोबिक इंडिकेटर स्ट्रिप्स। 2 चीजें डाली। इनोकुलेटेड प्लेट्स के अंदर क्या होगा? बैक्टीरिया होंगे जिनको हमने कल्चर किया होगा, साथ में एनारोबिक इंडिकेटर स्ट्रिप। ये स्ट्रिप हमें बताती है कि जॉर का एनवायरनमेंट एनारोबिक है या नहीं है। वैसे तो पता नहीं चलेगा ना कि अंदर से ऑक्सीजन कम हो गई है या नहीं है। इसके स्टेप्स क्या होते हैं? सबसे पहले हमने इनोकुलेटेड प्लेट्स को डाला जॉर में, फिर एक एनारोबिक गैस पैक सेकेंड मिलता है। ये क्या है? ये एक इन्वेलप होता है जो कि हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है ताकि एनारोबिक कंडीशन जनरेट हो। ऑक्सीजन को नहीं प्रोड्यूस करा, कार्बन डाइऑक्साइड को एनारोबिक कंडीशन प्रोवाइड करने के लिए। साथ में इंडिकेटर डाल दिया, एनारोबिक इंडिकेटर टैबलेट। ये हमें बताएगा कि अंदर की कंडीशन एनारोबिक है या नहीं है। हमने सील कर दिया जार को और इस तरह करके हमने इंक्यूबेट कर दिया। एक दफा प्रोसीजर पढ़ लें। प्रोसीजर शायद मुश्किल ही आए, बस ये पिक्चर बनी हो सकती है कि ये बताएं, इसके डिफरेंट पार्ट्स को बताएं ये किस लिए यूज होती है। तो एनारोबिक जार एनारोबिक बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए यूज होता है। इसके डिफरेंट पार्ट्स क्या हैं? ये इसके ऊपर क्लैंप लगा हुआ है, साथ में एयर टाइट लिड है। अब एयर में तो ऑक्सीजन होती है ना, तो हमने ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है कि एयर बिल्कुल एंटर ना हो सके। ये चैम्बर है, ये एक इन्वेलप है जिसके अंदर वो केमिकल्स होते हैं जो हमने ऊपर पढ़ा। एनारोबिक गैस पैक सॉकेट, ये हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। साथ में ये पेक्टिव प्लेट्स हैं जिसके अंदर बैक्टीरिया है। मिथाइलिन प्रो एनारोबिक इंडिकेटर है, ये हमें बताएगा, कंफर्म कराएगा कि एनारोबिक एनवायरनमेंट है या नहीं है। साथ में प्लेटियम पैलेट्स भी होती है। ये क्या करती हैं? ये कंफर्म करती हैं कि ऑक्सीजन रिमूव हो जाए, कैटलाइज करती हैं रिएक्शंस टू रिमूव द ऑक्सीजन। तो ये होगी एनारोबिक जार के कंपोनेंट्स। यहाँ देखें, इस तरह की भी पिक्चर आ सकती है कि आप इसको लेबल करें। फिर आ जाते हैं प्रोटोजोआ। अब आगे ऑर्गेनिज्म स्टार्ट हो गए। प्रोटोजोआ में सबसे पहले एंड अमीबा हिस्टोरिटिका। अब कोई फिगर बनी हो, जैसे ये वाली पिक्चर बनी है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है, कौन सा प्रोटोजोआ है। तो देखें, इस पिक्चर में हमें क्या क्या नजर आ रहा है? इसमें हमें एंट अमीबा की सिस्ट नजर आ रही है। जो एंट अमीबा होता है ना, उसमें 2 फॉर्म्स होती हैं। उसके लाइफ साइकिल की 2 फॉर्म होती हैं। एक होता है ट्रोफोसाइट और दूसरी होती है सिस्ट। जो ट्रोफोसाइट होता है उसमें सिंगल न्यूक्लियस होता है, ये देखें। और जो सिस्ट होती है ना, उसमें 4 न्यूक्लिया होता है। यहाँ पे भी सिस्ट की पिक्चर बनी हुई है, इसमें देखिए ढेर सारे न्यूक्लियाई हैं। तो जो ऐसी पिक्चर होगी उसमें हमें पता चल जाना चाहिए कि ये एंट अमीबा हिस्टोरिटिका की पिक्चर है। अब अगर इसके आइडेंटिफिकेशन पॉइंट लिखने के लिए आए तो ये 2-3 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं कि ये यूनिसेलुलर एक्टिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनकी एमीबाइड मोबाइलिटी होती है और इसके अंदर 1 से 20 इंजेस्टेड आरबीसीज होते हैं और सिस्ट के अंदर 4 न्यूक्लिया होते हैं। तो एंट अमीबा हिस्टोरिटिका के स्लाइड्स के अंदर ये लिख सकते हैं। फिर आ जाते हैं गार्डिया लिम्बिया। गार्डिया लिम्बिया ऐसे पियर शेप्ड होते हैं। ऐसी कोई पिक्चर आए, यहाँ पे भी देखें, इसमें भी पता चल रहा है कि ये पियर शेप्ड है। ऐसी कोई पिक्चर आए तो ये गार्डिया लिम्बिया की होगी। और जो गार्डिया लिम्बिया का ट्रोफोसाइट होता है ना, उसके अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं और साथ में 4 पेयर ऑफ फ्लैजिला होते हैं। देखें, दोनों साइड्स के ऊपर फ्लैजिला है। तो इससे पता चल जाएगा कि ये गार्डिया लिम्बिया की पिक्चर है।
इसके आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स में भी ये है, पियर शेप्ड होता है और साथ में फ्लैचुलेटेड होता है, 4 पेरा फ्लैचुला होते हैं, 2 न्यूक्लिया होते हैं और 4 पेरा फ्लैचुला है। तो ये हो गया गार्डिया लिम्बिया। फिर आगे आ जाते हैं प्लाज्मोडियम। हमें प्लाज्मोडियम की टाइप्स तो पता है कि कौन कौन सी होती है, फैल्सीपेरम है, वाइवेक्स है, ओवेल है, मलेरिया है और नोलेसी है। अब इनके स्लाइड्स आ सकते हैं और आइडेंटिफाई करना हो कि कौन सा प्लाज्मोडियम है। तो यहाँ देखें, जिसकी स्लाइड के अंदर ये क्रेसेंट या बनाना शेप कैविटोसाइट्स होंगे, ऐसे ऐसे सेल्स हमें नजर आ रहे होंगे, तो वो होगा प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। इसके अंदर क्रेसेंट शेप सेल्स होते हैं, गैमेटोसाइट्स होते हैं। और जो प्लाज्मोडियम मलेरिया है ना, उसमें हमें ये ऐसे रोजेट पैटर्न मिलेगा। यहाँ पे देखिए ऐसा लग रहा है कोई रोज है, पैलेट ऐसे 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 से बनी हुई है, तो ये रोजेट पैटर्न होगा। इसके अंदर ये कैसे बनता है, ये 8 मीरोजाइट से बनता है, तो ये होगा प्लाज्मोडियम मलेरिया का। फिर जो प्लाज्मोडियम ओवेल होता है, इसके नाम से पता चल रहा है कि ये ओवल होगा, तो ये देखें ये ओवल है। और जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है ना, उसके आरटीसीज के अंदर स्टोपर डॉट्स होते हैं, ये देखें डॉटेड सा न्यूक्लियस है इसका, डॉटेड सा सेल है इसका, तो हमें पता चल जाएगा कि ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है। अब इसकी जो पिक्चर है ना लेविंसन वाली, वो भी देख लेनी है। और जो प्लाज्मोडियम नोलेसी होता है, ये ह्यूमन में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मंकी पैरासाइट होता है जिससे ह्यूमन से इफेक्ट होते हैं, तो इसके स्लाइड शायद ना ही आए, तो बाकी चार आ सकती हैं, वो देख लेनी है। फिर आगे आ जाते हैं कैस्टोड्स। कैस्टोड्स 2 तरह के हैं, एक टाइनिया सैजिनेटा और सोलियम है, लेकिन इसकी जो पिक्चर्स है ना वो सेम नहीं है, दोनों के एग्स जो है ना वो सेम ही होते हैं। कैसे एग्स होंगे, येलो ब्राउन इन कलर होंगे, ये देखें येलो ब्राउन कलर के हैं, और इसका शेल भी थिक होता है, थिक स्ट्राइएटेड होता है, लाइन से बनी हुई है शेल के अंदर। इसके अंदर विजिबल नजर आ रही है, लाइंस बनी हुई है, तो इस पता चल जाना चाहिए कि टानिया सोलियम या सैजिनेटा की बात हो रही है। और इसका जो एम्ब्रियो होता है ना, यहाँ पे तो सही तरह से नजर नहीं आ रहा, लेकिन इसके अंदर हेक्सागन 6 हुक्स होती हैं, तो इसकी भी पिक्चर क्लियर वाली बुक से देख लेनी है। फिर आगे है एच नैना। एच नैना ये कैसा होता है, इसके अंदर 2 डिस्टिंक्ट वॉल होती हैं, ये देखें एक ये वॉल है इसकी और एक ये वॉल है, और साथ में एक राउंड मैस होता है, ये देखें राउंड मैस है, और इसके अंदर 3 पेयर हुकलेट्स के होते हैं, 1 2 3 3 पेयर हुकलेट्स के। ऐसा लगता है जैसे कोई फैन है, ऐसे से फैन होती है ना, तो ये लगता है जैसे कोई फैन है, तो ये होता है एच नैनो। फिर आगे आ जाते हैं ट्रेमाटोड्स। ट्रेमाटोड्स कौन कौन से हैं, सिस्टोसोमा हेमेटोबियम है, चैपोनिकम है और मेंसोनाई है। अब इन तीनों की पिक्चर्स मुझे तो सेम ही लगती है, तो अगर ये भी ना पता चल रहा हो कि कौन सी टाइप है, ये तो पता चल जाना चाहिए कि ये सिस्टोसोमा है, ये भी काफी होगा। तो जो सिस्टोसोमा होते हैं उनके पिक्चर्स के अंदर क्या होता है, उनमें एक लेटरल स्पाइन होती है, ये इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन पॉइंट है। जिसके अंदर भी ऐसा स्पाइन से निकली होगी ना, तो वो क्या है, वो सिस्टोसोमा है। बाकी इनके अंदर डेवलप एम्ब्रियो होता है, पेल येलो कलर के होते हैं, लेकिन ये जो स्पाइन है ना सिस्टोसोमा के अंदर, ये स्पाइन वाला पॉइंट लाजमी याद रखना है, तो पिक्चर की आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी। फिर आगे आ जाते हैं नेमाटोड्स। नेमाटोड्स में सबसे पहले है एस्केरिस। अब एस्केरिस को देखें, ये देखें ये येलो ब्राउन कलर का और साथ में इसका थिक शेल है, इसमें भी शेल थिक ही है। हमने पहले येलो ब्राउन कलर किसका देखा, टाइनिया सोलियम का, लेकिन यहाँ देखें ये थोड़ा सा डिफरेंट है, और इसके अंदर स्ट्राइएटेड पैटर्न भी है, लेकिन इसके अंदर स्ट्राइएटेड पैटर्न नहीं है, इसका बस थिक शेल है। तो इन दोनों को कंफ्यूज नहीं करना, ये एस्केरिस है और ये क्या है, टाइनिया सैजिनेटा और सोलियम। फिर आगे आ जाते हैं एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडिनेले। इसकी जो आउटर लाइनिंग होती है ना, ऐसे समझिए जैसे किसी ने पेंसिल से लगा दिया, बिल्कुल थिन लाइन होगी, और अंदर सेगमेंटेड एम्ब्रियो होंगे, जैसे देखिए सेगमेंट से बने हुए हैं। तो ये क्या है, एनसाइक्लोस्टोमा, थिन लाइन, थिक नहीं है, साफ पता चल रहा है कि थिन लाइन है, और साथ में क्या है, सेगमेंटेड है। फिर आ जाता है एंटोबियस वर्मिकुलरिस। ये कैसा होता है, इसमें भी 2 लाइंस हैं, इसका शेल भी 2 लाइंस का होता है और साथ में ट्रांसपेरेंट होता है। ये देखिए ओवल शेप का और साथ में एक साइड इसकी फ्लैट होती है। एंटोबियस वर्मिकुलरिस के आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स के अंदर क्या लिख सकते हैं, एक तो ये एसिमेट्रिकली ओवाइड है विद वन साइड पैटर्न, और साथ में ट्रांसपेरेंट है, कलरलेस होता है, डबल लाइन होती है शेल्स की। फिर आगे आ जाता है ट्राइक्यूरियस टाइक्यूरा। इसका आइडेंटिफिकेशन बहुत मजे का है, ये बैरल शेप होता है और साथ में इसके 2 प्लग्स लगे होते हैं, इधर से भी बंद है और इधर से भी बंद है, 2 प्लग्स लगे होते हैं। बैरल शेप होता है और साथ में 2 प्लग्स होते हैं, थिक होता है, स्मूथ होता है, शेल विद डिनर मैस। लेकिन ये जो इसके प्लग्स वाली बात है ना, ये याद रखनी है कि टाइक्यूरियस ट्राइक्यूरिया है। तो ये हो गए हमारे पास नेमाटोड्स भी।
अब इनकी पिक्चर जब आप दोबारा दोबारा देखेंगे ना तो इनको आइडेंटिफाई करना, इनको याद रखना आसान हो जाएगा। सारी पिक्चर्स के अंदर कोई ना कोई चीज जरूर डिफरेंट कर रही है। फिर आगे दोबारा से टेस्ट स्टार्ट हो गई। अब कैटालेस टेस्ट है। जो कैटालेस टेस्ट है ना, वो कौन सा ऑर्गेनिज्म के लिए यूज होता है? वो स्टेफिलोकोकस को स्ट्रेप्टोकोकस से डिफरेंशिएट करने के लिए यूज होता है। तो ये टेस्ट क्या डिटेक्ट करेगा? ये डिटेक्ट करेगा कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कैटालेस प्रोड्यूस करता है और कौन सा ऑर्गेनिज्म कैटालेस प्रोड्यूस नहीं करता। अब ये जो कैटालेस एंजाइम है ये करता क्या है, ये देखें यहाँ पे ये जो H2O2 है ना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, कैटालेस एंजाइम इसको तोड़ता है वाटर के अंदर और ऑक्सीजन के अंदर। इसकी वजह से जो हमारे पास मीडियम होता है ना उसमें बबल्स प्रोड्यूस होते हैं। जैसे यहाँ पे देखें ये बबल्स बन रहे हैं। बबल्स बनेंगे तो हमें पता चल जाना चाहिए कि ये कौन सा है, कैटालेस पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है। और कैटालेस पॉजिटिव में भी कौन सा, स्टेफिलोकोकस ऑर्गेनिज्म है। यहाँ पे भी देखें, अगर स्लाइड्स में भी करें तो भी हमें कोगुलेशन, तो भी हमें बबल्स नजर आ रहे हैं। ये कैटालेस पॉजिटिव है और इसके अंदर बबल नहीं बन रहे तो ये कैटालेस नेगेटिव है। फिर आगे आ जाता है ऑक्सीडेज टेस्ट। ये ऑक्सीडेज एंजाइम को डिटेक्ट करेगा। इस पे भी हमें नाम से पता चल रहा है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म ऑक्सीडेज प्रोड्यूस कर सकता है और कौन सा ऑर्गेनिज्म ऑक्सीडेज प्रोड्यूस नहीं करता। जैसे यहाँ देखें, हमने पेट्री डिश ली, उसके ऊपर हमने क्या डाला, हमने ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट डाला। तो जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑक्सीडेज होगा ना वो क्या करेगा, वो पेट्री डिश के कलर को चेंज कर देगा, उसको पर्पल कर देगा। तो जो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीडेज पॉजिटिव होगा वो पेट्री डिश के कलर को क्या कर देगा, पर्पल कर देगा। जो नहीं होगा वो कलर ऐसे रहेंगी। यहाँ पे देखें लाइन लगी हुई है लेकिन वो कलर ऐसा है। तो इसके अंदर ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं ऑक्सीडेज पॉजिटिव? सूडोमोनास होता है, नाइजीरिया होता है ऑक्सीडेज नेगेटिव, एंटीरोबैक्टीरियम है, इकोलाई है। तो ये एक तो ऑर्गेनिज्म याद रख लेने हैं। तो ऐसे होता है ऑक्सीडेज टेस्ट। फिर आगे आ जाता है कोगुलेज टेस्ट। जो कोगुलेज टेस्ट होता है उसमें हम स्टेफिलोकोकस के डिफरेंट टाइप्स को आइडेंटिफाई करते हैं। स्टेफिलोकोकस का हमें पता है कि ओरियस होता है, सेप्टोफाइटिकस होता है और एपिडर्माइडिस होता है। तो जो स्टेफिलोकोकस ओरियस होता है ना वो कोगुलेज पॉजिटिव होता है, यानी कि वो ये एंजाइम प्रोड्यूस कर सकता है, जबकि बाकी दोनों कोगुलेज नेगेटिव होते हैं। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए भी ये होगा कि टेस्ट ट्यूब के अंदर क्लम्पिंग हो जाएगी। जैसे यहाँ पे देखें, ये एक स्लाइड के ऊपर हमने ये टेस्ट परफॉर्म किया हुआ है। तो जो स्टेफिलोकोकस एपिडर्माइडिस है उसके अंदर क्या क्लम्पिंग नहीं हो रही, उसका क्लियर सा सॉल्यूशन है अभी भी। जबकि स्टेफिलोकोकस ऑरियस इसके अंदर ये डॉट डॉट पॉइंट पार्ट से बने हुए हैं। तो इससे पता चल जाएगा कि ये कोगुलेज पॉजिटिव है, यानी कि स्टेफिलोकोकस ऑरियस है। तो ये थी हमारे इन्फेक्शियस मॉड्यूल के प्रैक्टिकल्स। अब आगे स्टार्ट हो रहे हैं न्यूप्लेजिया। सबसे जो पहला प्रैक्टिकल है उसमें बिनाइन ट्यूमर्स और मैलिग्नेंट ट्यूमर्स का डिफरेंस है। तो ऐसा हो सकता है कि कोई स्लाइड दी और बताना हो कि कौन सा ट्यूमर है और साथ में ये पूछा हो कि इनके डिफरेंट पॉइंट बताएं। तो ये आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, आप पढ़ लें, आपने पहले भी किए होंगे। तो 2-4 पॉइंट्स इनके देख लेने हैं। फिर जो नेक्स्ट प्रैक्टिकल है उसमें कॉमन बिनाइन ट्यूमर्स हैं। कॉमन बिनाइन ट्यूमर्स कौन कौन से हो सकते हैं? लाइपोमा है, लियोमायोमा है, फाइब्रोएडिनोमा है। तो इनको वन बाय वन देखते हैं। तो देखें, जो लाइपोमा होता है, अब ये किस चीज का ट्यूमर है? ये बिनाइन ट्यूमर है एडिपोसाइट्स का। एडिपोसाइट जब हमने हिस्ट्री में ड्रॉ किए थे तो हम खाली खाली सेल ड्रॉ करते थे और साथ में इनका पेरिफेरल न्यूक्लियस होता था। तो ये भी लाइपोमा है, एडिपोसाइट्स का ट्यूमर है। तो ये सेल्स भी खाली खाली होंगे और साथ में इसका पेरिफेरल पर न्यूक्लियस होगा। तो इससे की स्लाइड आइडेंटिफाई हो जाएगी कि ये लाइपोमा है, साथ में पेरिफेरल न्यूक्लियर है और दरमियान में सेंट्रल वैक्यूल होते हैं, खाली जगह होती है। फिर जो नेक्स्ट है ना वो लियोमायोमा है। अब लियोमायोमा किसका होता है? स्मूथ मसल्स का। स्मूथ मसल्स हम कैसे ड्रॉ करते होते थे? हम स्पिंडल शेप ड्रॉ करते होते थे। जैसे आइस होती है, जैसे यहाँ पे बना हुआ है, स्पिंडल शेप हम इसको ड्रॉ करते होते थे। तो ऐसे स्लाइड होगी तो पता चल जाना चाहिए कि ये लियोमायोमा है, यानी कि स्मूथ मसल्स का ट्यूमर है। इसके अंदर देखेंगे स्ट्राइएटेड सा पैटर्न बना हुआ है, स्पिंडल शेप सेल्स है, यूसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म होता है और साथ में सिगार शेप न्यूक्लियर होता है। ये इसके आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स के अंदर लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है फाइब्रोएडिनोमा। फाइब्रोएडिनोमा होता है ना, उसके अंदर 2 चीजें याद रखनी है। एक तो इंटरक्लेनिकुलर पैटर्न है और एक पेरिक्लेनिकुलर पैटर्न है। जो इंटरक्लेनिकुलर पैटर्न है ना, इसमें क्या होगा कि ये देखें, ये लीनियर्स और ब्रांचिंग ग्लैंड्स होते हैं। ये देखें, इसके अंदर हमें ग्लैंड्स नजर आ रहे हैं, कुछ लीनियर है और कुछ ब्रांचेस, किसी के अंदर ब्रांचेस निकल के आ रही है। लाइन लाइन से बनी हुई है कि ग्लैंड्स को शो कर रही है, साथ में इनके कुछ ब्रांचेस भी हैं। यहाँ पे भी देखें ग्लैंड्स नजर आ रहे हैं। तो जिसके अंदर ये पैटर्न होगा वो फाइब्रोएडिनोमा होगा। आ जाता है कार्सिनोमा इन सिटू। जो कार्सिनोमा इन सिटू होता है ना, वो सिर्फ सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। वो बेस में मेम्ब्रेन को इन्वेड नहीं कर रहा, ना बोन तक पहुंच रहा है, ना कहीं और जा रहा है, सिर्फ सेल्स के अंदर ही है। जिस भी ऑर्गन के अंदर जहां भी होगा वो सिर्फ सेल्स के अंदर होगा। तो इसका हम इंट्रा एपिथेलियल न्यूप्लेजिया भी कहते हैं।
ये हमें ये भी कह सकते हैं कि ये अर्ली स्टेज का ट्यूमर है। तो कार्सिनोमा इन सीटू क्या होगा, सेल्स के अंदर होगा। नॉन इन्वेसिव ट्यूमर होता है, इन्वेट नहीं कर रहा किसी चीज को भी, ना बोन को इन्वेट कर रहा है, किसी चीज को भी बेसमेंट मेम्ब्रेन को इन्वेट कर ही नहीं रहा, सिर्फ सेल्स के ऊपर है। इसके एग्जांपल्स क्या होती हैं, जैसे सर्विक्स के अंदर ये ट्यूमर होगा तो हम उसको कहेंगे कि ये CIN यानी कि सर्विकल इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लेजिया है। स्किन में होगा तो उसको बोवन डिजीज कहेंगे। इसकी भी रोबिन वाली पिक्चर देख लेनी है, तो यह कार्सिनोमा इन सिटू, और जब हम इसकी स्टेजिंग करते हैं ना तो हम इसको TIS स्टेज देते हैं। ये TIS स्टेज क्या होते हैं, ये हम आगे देखते हैं स्टेजिंग वाले प्रैक्टिकल के अंदर। फिर आगे आ जाते हैं कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर, एडिनोकार्सिनोमा है और स्क्वीमस सेल कार्सिनोमा है। जो एडिनोकार्सिनोमा होता है वो ग्लैंडुलर एपिथेलियम का ट्यूमर होता है। अब जहां पे ग्लैंड्स वाली एपिथेलियम होगी ना, जैसे GIT है, जो जहां पे सिक्रीशन हो रही होती है, GIT के अंदर लंग्स, पिलरी डक्ट, एंडोमेट्रियम, ब्रेस्ट है, प्रोस्टेट है, तो वहां पे एडिनोकार्सिनोमा यूज होगा। डिफरेंट तरह की स्लाइड्स आ सकती हैं, लेकिन वो एडिनोकार्सिनोमा वाली होगी। इसके आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, ये सोलिड होता है, इनकैप्सुलेटेड होता है, ग्रे वाइट फिब्राइल होता है, हाई न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो होती है, हाइपरक्रोमेटिक होता है। ये यहाँ पे इसकी पिक्चर भी देख सकते हैं। ये पिक्चर मुझे रोबिन में तो नहीं मिली, शायद हो, आप एक दफा देख लीजिएगा। तो ये एडिनोकार्सिनोमा। फिर आगे स्क्वीमस सेल कार्सिनोमा। इसके अंदर आइडेंटिफिकेशन पॉइंट है, इसके अंदर केराटिन पर्ल्स होते हैं। स्क्वीमस सेल कार्सिनोमा स्क्वीमस एपिथेलियम का ट्यूमर है। जहाँ पे भी अब स्क्वीमस एपिथेलियम होगी ना, वहाँ पे ये ट्यूमर हो सकता है। जैसे स्किन के अंदर ओरल कैविटी, लंग है, एसोफेगस है, तो ये स्क्वीमस सेल कार्सिनोमा होता है। इसके अंदर ना जैसे ये पर्ल्स बने हुए ना, केराटिन पर्ल्स, जो रोबिन की पिक्चर है उसमें भी एक पैर पर्ल्स नजर आ रहे हैं। तो केराटिन पर्ल्स जिसमें होंगे वो हमारे पास क्या होगा, स्क्वीमस सेल कार्सिनोमा। अब हमारे पास है लास्ट ट्यूमर की ग्रेडिंग और स्टेजिंग, एडिनोकार्सिनोमा और स्क्वीमस सेल कार्सिनोमा दोनों के अंदर। ग्रेड क्या होता है, वो डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ ट्यूमर होती है। अब इसमें डी दिया गया, डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ ट्यूमर्स होती है। कौन कौन से ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड 1, 2, 3 और 4 होते हैं। जो ग्रेड 1 होता है उसके अंदर क्या होता है, वेल डिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं। हमें साफ पता चल रहा है कि ये नॉर्मल सेल है और ये कैंसर सेल्स हैं। अगर वेल डिफरेंशिएटेड ट्यूमर होगा तो वो क्या होगा, उसका ग्रेड 1 होगा। अगर उसको हम डिफरेंशिएट करने में हमें थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही है, पता चल रहा है कि डिफरेंशिएट हो रहे हैं लेकिन कुछ सेल डिफरेंशिएट नहीं हो रहे, तो ग्रेड 2 होगा। अगर बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो रही है, हाउ टू डिटरमाइन लाइट माइक्रोस्कोपी, तो पुअरली डिफरेंशिएटेड होगा। लेकिन अगर वो डिफरेंशिएट हो ही नहीं रहा तो ग्रेड 4 होगा। तो ये होगी ग्रेडिंग के अंदर। आगे हम देख लेते हैं स्टेजिंग कैसे करते हैं। स्टेजिंग के अंदर ना बस आप ये देख लें, TNM हम स्टेजिंग सिस्टम यूज करते हैं। इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट तरह के पॉइंट्स हैं, जैसे TX होता है, T0 होता है, TIS होता है, 1 होता है, 2, 3 होता है। ये डिफरेंट तरह के हमें बताते हैं कि कौन सा ट्यूमर किस चीज को इन्वेट कर रहा है, कहाँ पे पेंट्रेट कर रहा है। तो ये होती है ट्यूमर्स के लिए। अब TNM के अंदर T जो है यूज होता है ट्यूबर साइज के लिए, N नंबर ऑफ लिम्फ नोड्स के लिए और M मेटास्टेसिस के लिए। तो प्रैक्टिकल में इसके नंबर आ सकते हैं कि एक ट्यूमर है जिसकी स्टेजिंग है T1, M0, M0, तो बताएं, तो इसको इंटरप्रेट करें। तो अगर T1 होगा तो इसका मतलब है ट्यूमर पेंट्रेट करे सब म्यूकोसा को। N0 है कि कोई लिम्फ नोड इन्वॉल्व नहीं है, और M0 भी है कि कोई डिस्टेंट मेटास्टेसिस नहीं हो रही, मेटास्टाइज नहीं कर रहा, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहा। तो ऐसे नंबर आ सकते हैं और हमें इसको इंटरप्रेट करने के लिए आ सकता है। तो ये आपको देख लेना है, इस सब के पिक्चर्स आपको मिल जाएंगे, आप एक दफा देख लेना सबको।